तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपको वर्ड की ये फ़ाइल शो हो रही है? पीपीएससी पास्ट पेपर के नाम से। अच्छा, ओके जी। अच्छा, जैसा कि आप सबको इल्म है इस बात का कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह 5 मार्च को आपका स्केजुअल है। तो मेरा बैच एक और भी चल रहा था, तो उनको फ़िलहाल मैंने 26 तक उनको कहा है कि आप लोग वेट करें, बल्कि उनको भी मैंने लिंक शेयर किया, वो भी आज मौजूद होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। इसमें बेसिकली जो मैंने आपको इसकी तैयारी करानी थी वो डिफरेंट लिंक्स के थ्रू थी कि आपको सारे का सारा डाटा एक स्केजुअल के साथ, एक तरतीब के साथ दिया जाएगा और उसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम की डेट थोड़ा सा जल्दी आ गई है, तो इसलिए फिर लेक्चर्स जो है वो एक के बजाय 2 हमने कर दिए थे। ये हमने लास्ट जो ऑनलाइन सेशन लिया था उसमें ये डिस्कस किया था। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पास्ट पेपर जो है वो लाजमी कराऊंगा ऑनलाइन सेशन में। बेसिकली यहाँ पे हम एक पेपर नहीं कर रहे होंगे, एक जो क्वेश्चन होगा उससे दाएं बाएं जो भी और रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर्स में पहले पूछे जा चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम बग़ैर किसी इंतज़ार और ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर 1। ये लास्ट ईयर 2022 में लेक्चर एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, ये वो पेपर है मेल एंड फीमेल का, जो समझ लें कि सबसे आखिरी पेपर है ना पीपीएससी का, ये वो पेपर है। अब इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की पोस्ट है तो उसमें 20 नंबर जनरल नॉलेज के और 80 मार्क्स जो हैं वो आपके एजुकेशन के होंगे। तो 80 मार्क्स आपके एजुकेशन के हैं। तो बेसिकली एचएम का, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का, लेक्चरर का या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है, ये तीनों का कोर्स जो है वो सेम है जी। तीनों का चूँकि कोर्स सेम है और तीनों का पेपर का पैटर्न भी एक ही होगा, तो आप लोग कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन, अगर ड्यूरिंग डिस्कशन आपके क्वेश्चन है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इंटरप्ट नहीं करेंगे मुझे, ताकि हम कोशिश आज तो एक पेपर की करेंगे इंशाल्लाह, अगली सेशन में कोशिश होगी कि 2 पेपर भी हम डिस्कस करें। आपके जहन में जो भी सवालात आते हैं वो आपने जो है वो नोट कर लेने और एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये डिमांड ना करे कि मुझे जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में पेपर दे दिए जाएं। उसकी रीज़न ये है कि ये मेरी एक बुक है, ये मेरी आप लोगों के साथ कमिटमेंट नहीं थी कि मैं आपको ऑनलाइन जो है वो पेपर कराऊंगा सेशन में, ये बिल्कुल कमिटमेंट नहीं थी। लेकिन चूँकि आप लोगों का पेपर है और जल्दी है और आप में से बहुत से लोग बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए मैं ये टाइम से पहले कुछ चीज़ें अपनी बुक की जो कि पब्लिश होने वाली है इंशाल्लाह अगले 2 माह तक, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट मुझे इनबॉक्स ना करे कि आज भी मैसेजेस आए हुए थे कि हमें पेपर दे दें, तो किसी भी सूरत आपको कोई एक पेपर नहीं दिया जा सकता। ये आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे। सही ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें 30 के करीब सर ये करीब जो है ऑब्जेक्टिव वो बुक है 30 के करीब इसमें मॉडल पेपर और पास पेपर हैं, पीपीएससी के, एफपीएससी के, केपीएससी के, सीन पब्लिक के, एजेके के, बाकी मॉडल पेपर्स हैं और क्वेश्चंस भी होंगे। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले मैं करा दूँगा, ठीक है, जो डाटा मेरे पास है। लेकिन इसकी डिमांड कोई भी नहीं करेगा। कोशिश करें करनी आपने कि इसके स्क्रीनशॉट भी आपने नहीं लेने अभी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो करा दूँगा इंशाल्लाह 5 से पहले इंशाल्लाह। ये मेरी आप लोगों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। जब आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की थी तो उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ये कराऊंगा, लेकिन आपके पेपर की वजह से मैं करा रहा हूँ। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले बताया है कि ये 2022 का लेक्चर एजुकेशन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समेटिव असेसमेंट इज़ असेसमेंट ऑफ। अच्छा, असेसमेंट की ना जो है वो 3 अप्रोचेज़ होती हैं। एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होती है फॉर लर्निंग और एक होती है एज लर्निंग।
जो असेसमेंट हम पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले करते हैं ना, उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी पढ़ाने के लिए बच्चों का जायज़ा जो हम लेते हैं उसको फॉर लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आती है प्लेसमेंट असेसमेंट, जो बिल्कुल स्टार्ट में आप करते हैं बच्चों को आप प्रीवियस नॉलेज जज करने के लिए, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। वो असेसमेंट जो दौरान तदरीस की जाती है लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। ये किसकी एग्जांपल है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की। ठीक है, और वो असेसमेंट जो बिल्कुल आप एंड पे करते हैं वो होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो आपने पढ़ा दिया उसकी असेसमेंट। ठीक है, पहले ये है कि आपने नहीं पढ़ाया, बच्चे के जहन में जो कुछ मौजूद है आप वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो या दौरान तदरीस जो आप बच्चे से सवाल पूछते हैं वो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और जब एंड पे आप करते हैं ना उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये एंड वाली सबमेटिव होती है, जजमेंटल होती है। तो सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इस तरह एज लर्निंग होती है, बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं ना उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ये आपको लेक्चर मिलेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, बल्कि आपने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर दोनों बैचेज ने। हाईएस्ट लेवल इन मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की या हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके इसी दफ़ा। ठीक है, सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी एक क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये मैस्लो ने थ्योरी दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थ्योरी ऑफ नीड्स या थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस भी इसको कहा जाता है, हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने। अब मैस्लो जो है वो फादर हैं किसके? ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के। आप पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी आई थिंक, या नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे। तो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी जो है उसके फादर भी हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फादर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी मैस्लो, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। ठीक है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। इसकी ना 5 लेवल हैं। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर बिलोंगिंग नीड, और सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5वीं और आखिरी और हाईएस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, और लोएस्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ये आप लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर साइकोलॉजी का उसमें होगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में प्रेजेंट किया गया था, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया था। जी सर। यस सर, अब आ रही है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया था। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रूम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सवाल भी आता रहता है पेपर में। और एक और क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी जो होती है, वो भी सवाल आ चुका है पेपर में कई मरतबा कि फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ वो कैशे मेमोरी होती है। अच्छा, जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल, ये रीजनिंग के 2 मेथड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर पेपर में सवाल आता है। ठीक है, अब यानी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ पहले आप रूल्स बताएंगे, और जैसे मैं आपने लेक्चर मेरा सुना होगा उसमें मैंने बड़ी डिटेल में इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताया था। डिडक्टिव हायर से लोअर की तरफ होती है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे मुख्तलिफ वे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मसलन रूल टू एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक, हायर से लोअर। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट से एग्जाम्पल, इस तरह से, यानी हायर से लोअर लेवल की तरफ ऐसे जब आप आते हैं तो ये डिडक्टिव होती है। पहले आप जनरल बात बताते हैं, फिर उससे एग्जाम्पल, या आप उससे पूछते हैं कि इसका खुलासा बताएं, डिड्यूस करें। ठीक है, तो ये डिडक्शन होती है जनरल टू स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक टू जनरल, इसके जो रिवर्स है वो क्या होती है? इंडक्टिव होती है। पहले आप एग्जाम्पल देते हैं, बाद टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी हो सकती है। हाँ, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये भी हो सकती है दोनों में। ठीक है, ये फिर इंडक्टिव होती है। वर्कर्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि वर्कर्स ने जो है वो स्ट्राइक बुला ली है। कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? कॉल्ड ऑफ का मतलब ख़त्म कर दी है ना। वर्कर्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो पिछले तकरीबन हर पेपर में पूछा गया है, 1-2 छोड़ के। इस वक्त आज की डेट तक जो हमारा वैलिड अथेंटिक सोर्स है हमारा, वो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। उसके मुताबिक 22.8% हमारा लिटरेसी रेट है। कितना है? 62.8%। और ये पेपर में 63% लिखा हुआ था। अगर ये 63 लिखा हुआ हो या 62.8 हो
तो जोन सा ऑप्शन अवेलेबल हो वो आपने टिक कर देना है, ठीक है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड इन, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं नॉर्म रेफरेंस और एक होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये लाजमी आएगा पेपर में। ये मैं आपको जो पेपर करा रहा हूँ और इसमें जो चीज़ें मैं डिस्कशन में ला रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें होंगी जो कि आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे, और पेपर के बाद आप मुझे बताएंगे कि वो चीज़ें जो सर आपने पेपर्स में पढ़ाई या बताई थी वो सारी, उनमें इंशाल्लाह ताला 70 to 80% क्वेश्चन वही आए हुए थे। तो इंडिविजुअल की दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं नॉर्म रेफरेंस और एक होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस। अब जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं ना, उसमें हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अपने माइक्स ऑफ रखेंगे। इसी तरह जो क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं ना, उसमें हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं पहले से। ये ताहिरा मुस्तफ़ा, अपना आपका कैमरा ऑन हो रहा है, प्लीज़ अपना माइक भी ऑफ़ करें, कैमरा भी ऑफ़ करें, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें आप लोग प्लीज़, ये गुजारिश है। अगर डिस्टर्ब होते रहेंगे तो फिर टाइम हमारा ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, क्राइटेरियन में हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। इसकी सबसे सादा सी मिसाल है कि 40% वाला पास है, कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम में 33% वाला पास होता है और हमारे सेमेस्टर सिस्टम में 40% वाला पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस दूसरे इंडिविजुअल के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए जो टेस्ट हम डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर ये परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और जिसमें हम एक क्राइटेरिया या एक स्टैंडर्ड के साथ एक बच्चे की पोजीशन को मेजर करते हैं कि ये बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता, या इतना कर सकता है या नहीं, वो होती है क्राइटेरियन रेफरेंस। ये लाजमी पेपर में आता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का पूछा गया तो नॉर्म रेफरेंस है। स्टडीइंग लर्नर इन नेचुरल सेटिंग, अब ये रिसर्च का क्वेश्चन है। केस स्टडी और ये एथनोग्राफी मिलती जुलती टर्म्स हैं। केस स्टडी में हम किसी भी इंडिविजुअल को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लंबे अरसे के लिए मुतवातिर बार बार जो है उसको स्टडी करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी केस स्टडी की, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। कोई बता सकता है इन दोनों का डिफरेंस? जो मेरे दूसरे 10th बैच के स्टूडेंट हैं, जी बताइए। क्रॉस सेक्शन जो होती है वन टाइम के लिए होती है सर, और लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो सर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। कौसर इजाज भी मौजूद हैं, जी आप बता दें। मल्टीपल टाइम्स होते हैं जी सर, हम कोई केस एक ही टाइम में जब स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, लेकिन हम उसी केस को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं तब वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई और ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि एक बच्चा तीसरी में पढ़ रहा है ना, तीसरी में पूरा साल आप उसको मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मंथ में आप उससे डाटा को लिया, उसका टेस्ट लेंगे, डाटा कलेक्ट करते रहेंगे, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल, पूरा एक साल आप ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप जो है एक ही बार उस बच्चे से एक ही मरतबा टेस्ट लिया और उससे डाटा कलेक्ट कर लिया, ये होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो केस स्टडी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन वर्ड आएगा तो केस स्टडी होगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी कहते हैं कि लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में, आम जिंदगी में, जैसे कोई जहाँ पे मौजूद है उससे उसी जगह जाके डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी बोलते हैं। तो स्टडीइंग लर्नर्स इन नेचुरल सेटिंग इज़ नोन एज एथनोग्राफी। अब उसके बाद है टीचर सैलरीज आर इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ बजट। बजट किसको कहते हैं? ये सवाल पेपर में आ चुका है। एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो टोटल उसकी आमदन है और टोटल जो उसका खर्च है, इसकी एस्टिमेशन को बजट कहा जाता है। इस सवाल आ चुका है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है डेवलपमेंटल, एक होता है नॉन डेवलपमेंटल। अब डेवलपमेंटल से मुराद ये है कि आप स्कूल के अंदर कोई नई चीज़ बना रहे हैं, कोई कमरा बना रहे हैं, साइंस लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो होता है डेवलपमेंटल। और एक जो है कि रनिंग एक्सपेंडिचर जो आपके होते हैं, मसलन टीचर की सैलरीज हैं, मसलन न्यूज़पेपर का ख़र्च है, मसलन मेंटेनेंस का ख़र्च है, बिजली के बिल हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे टीचर सैलरी वो होता है नॉन डेवलपमेंटल। तो टीचर सैलरीज़ का पूछा गया, ये नॉन डेवलपमेंटल में होगा। उसके बाद है नोबल प्राइज़ अवार्ड। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन एक जो है वो जो पास पेपर मिला था उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं थे या याद नहीं थे, तो उनकी जगह फिर अपनी तरफ से मैंने फिर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। तो नोबल पीस प्राइज़
अवार्डेड टू पाकिस्तानी फाउंडर ऑफ अखुवत फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अमजद साकिब हैं, इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी नॉलेज का था, करतारपुर साहिब इज सिचुएटेड इन, तो ये नौरोवाल के अंदर है करतारपुर साहिब। IQ ऑफ टीचर शुड बी, अब टीचर का ये सवाल 2 दफ़ा आ चुका है, एक इस क्वेश्चन पेपर में और इससे पहले भी 1 दफ़ा आ चुका है। तो टीचर का IQ जो है IQ स्टैंड फॉर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फार्मूला ऑफ IQ कोई बता सकता है, ये भी आ चुका है जी, जल्दी से सर MA और CA मल्टीप्लाई बाय 100 पूरा बताया ना, कुछ लोगों ने पता होगा। जस्ट मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो IQ का फार्मूला किसने दिया था? सर स्टार ने दिया सर, विलियम स्टर ने दिया था। ये सवाल भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। और पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यस, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है पेपर में। तो हम बात कर रहे थे IQ की, IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन EQ भी पूछा जा चुका है पेपर में, EQ स्टैंड्स फॉर इमोशनल कोशेंट, ठीक है। तो टीचर का ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। अब इसके ना मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मैं ये बता देता हूँ कि अगर 70 से बिलो है IQ, ठीक है, IQ होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, MA और CA ज़रब 100। अगर ये 70 से कम है तो वो बच्चा होता है मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, दिमागी तौर पर वो फिट नहीं होता। और अगर ये है 70 to 90 तो ये होता है बिलो एवरेज, 70 से 90 बिलो एवरेज, 90 to 110 ये होता है एवरेज, 90 से 110 एवरेज, 120 टीचर का, और 140 प्लस गॉड गिफ्टेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट IQ लेवल थे, वो मैंने आपको बता दिया। WWW स्टैंड्स फॉर, GK का क्वेश्चन था कंप्यूटर पोर्शन से, वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान ऑन फेब, ये वो स्टेटमेंट वहाँ पे उसमें नहीं थी लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी थी। 24 फरवरी 2019 को पहला जो ट्रांसजेंडर स्कूल है पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था लोधरा में, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश किया था, ये किया था उन्होंने, आई थिंक जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने किया था, लिटरेसी डिपार्टमेंट ने। तो पाकिस्तान के अंदर यानी पंजाब के अंदर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहला जो ट्रांसजेंडर स्कूल इस्टेब्लिश किया था वो मुल्तान में किया था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो सबसे पहले हुआ था वो लोधरा में हुआ था 2019 के अंदर। उसके बाद है ICT इज़, ये भी IT का जनरल GK पोर्शन से क्वेश्चन है। ICT इज़ ब्लेंड ऑफ IT एंड टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद है करिकुलम एक्सप्रेस द कल्चर ऑफ सोसाइटी। अच्छा, करिकुलम जो है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है? सोसाइटी के कल्चर को, यानी बेसिकली जो सोसाइटी की नीड्स होती है ना उन्हीं को करिकुलम के अंदर शामिल किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि करिकुलम एक्सप्रेस करता है सोसाइटी की नीड्स को। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये किन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये भी सोसाइटी की होती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी पेपर में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये भी सोसाइटी होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू, एजुकेशन की 4 जो है वो क्या है फाउंडेशंस हैं, कोई बता सकता है उनके नाम? फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये 4 हैं। सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। यस, अब जो साइकोलॉजी जो है ना, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिलॉसफी है वो आइडियाज़ से डील करती है, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग, तो कुछ ऑप्शन में स्कूल होगा, सोसाइटी होगा, पेरेंट्स होगा, गवर्नमेंट होगा, इस तरह लिखे होंगे। कुछ ऑप्शन यही सवाल, यही स्टेटमेंट सेम होगी, और ऑप्शन होंगे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे फिर फिलॉसफी आएगा, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी हमें बताती है आइडियाज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को। तो अगर बात हो साइकोलॉजी की तो याद रखिएगा कि ये लर्नर से डील करती है। साइकोलॉजी किस से डील करती है? लर्नर से। फिलॉसफी नॉलेज से डील करेगी या ऑब्जेक्टिव से डील करेगी, और साइकोलॉजी किस से करेगी? लर्नर से या लर्निंग प्रोसेस से, ठीक है, लर्नर से या लर्निंग प्रोसेस से। उसके बाद थ्योरी
डिपेंड्स अपॉन द टोटल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। डिफरेंट थियरीज़ हैं, मैं जल्दी क्विकली आपको बता देता हूँ साइकोलॉजी में, जो बताती हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। एक है बिहेवियरिज्म, दूसरी है कग्निटिविज्म, तीसरी है कंस्ट्रक्शनिज्म और चौथी है कनेक्टिविज्म। अब जो बिहेवियरिज्म है ना, ये कहते हैं, सबसे पहले कग्निटिविज्म की बात करें, ये कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड है ना वही सब कुछ है, ठीक है। ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो परसीव करता है, जो चीज़ें समझता है उसी के ऊपर सोचता है, सोचने के बाद वो अपना फैसला करता है, वो कामयाबी और नाकामी को खुद सोच लेता है और उसी के मुताबिक मेहनत करता है या चीज़ों को समझ के उसके मुताबिक एक्ट करता है। ये होती है कग्निटिविज्म, यानी दिमाग हमारी लर्निंग का ज़रिया है। कग्निटिविज्म या कग्निटिव एबिलिटी, इसके दूसरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी। ये भी पेपर में आ चुका है। आप लोग कहेंगे कि सारे क्वेश्चन ही आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई 30+ पेपर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, तो उनमें मुख्तलिफ क्वेश्चन ये आप अगले पेपर्स में देखते भी जाएंगे। अच्छा, बिहेवियरिज्म कहते हैं कि नहीं भाई, दिमाग नहीं, बच्चे का दिमाग तो ब्लैंक स्लेट होती है, ठीक है, वो तो खाली होता है, खोखला होता है, बच्चा तो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है। तो ये कहता है, ये थियरी कहती है कि जो इन्वायरमेंट है वही सब कुछ है। तो बिहेवियरिज्म का मानना क्या है कि इन्वायरमेंट लर्निंग का बाइस बनता है और इन्वायरमेंट की वजह से बच्चे के बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है, और बिहेवियर कौन सा होता है जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकें और मेजर भी कर सकें। कॉग्निटिविज्म वाले जो बात होती है ना कि बच्चे के माइंड के अंदर सब कुछ चल रहा होता है, तो ये कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि बच्चा किसी चीज़ को समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा, जब हम उसके माइंड को देख ही नहीं सकते। माइंड और ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी थियरीज आगे फिर आएंगे, उनको हम पढ़ लेंगे। या चले मैं बता देता हूँ, कनेक्टिविज्म जो है, कंस्ट्रक्शनिज्म ये है कि बच्चे को इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, यानी मुख्तलिफ एक्टिविटी से, आपस में ग्रुप डिस्कशन से एट्सेट्रा, तो वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद चौथी और आखिरी है कनेक्शनिज्म। ये थियरी कहती है कि आप बच्चे को मॉडर्न रिसोर्सेज यानी इंटरनेट, ई बुक्स, ई कंटेंट, ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, बच्चा खुद ही जो है वो उसको सर्च आउट कर लेगा, तो वो क्या कहलाती है, कनेक्शनिज्म थियरी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आएगा, ये इनको कहते हैं थियरीज ऑफ लर्निंग या मॉडल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इनमें जो तीन हैं ये ट्रेडिशनल हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म, ये तीन ट्रेडिशनल हैं। यो भी आ सकता है कि विच वन इज़ ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ये तीनों के नाम, तीनों में से कोई एक नाम होगा या तीनों होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा। और मॉडर्न कौन सी है, वो है कनेक्टिविज्म। उर्दू वाज मेड कंपल्सरी फ्राम ग्रेड 3 to 12 इन पॉलिसी 1959। हर पॉलिसी, ये जो पहली पॉलिसी है 47 की जो कॉन्फ्रेंस है, फिर कमीशन 59 का, फिर 70 की, 72 की, 79, 92, 98, 2009 एंड 2017। करंट पॉलिसी हमारी 2009 है। तो ये जो सारी पॉलिसीज़ है ना, ये बुक आपके पास तकरीबन सबके पास है, नहीं तो मैंने नोट्स भी आज भेज दिए हैं, बी ग्रुप को, ए को पहले भेजे हुए थे, तो उसमें ये देख लें कि ये पॉलिसी किसने प्रेजेंट की थी, ठीक है। मसलन जो वेरी फर्स्ट जो पॉलिसी है वो फजलुर रहमान में पेश की थी, कराची के अंदर हुई थी। दूसरी जो है वो SM शरीफ ने की थी। तीसरी किसने की थी, एयर मार्शल नूर खान ने की थी। चौथी अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने की थी। इसी तरह आप सारी की सारी पॉलिसीज़ के ये जो नाम और ड्यूरेशन याद रख लें कि किस साल जो है ये किसने प्रेजेंट की थी, ठीक है। तो उर्दू जो है वो तीसरी से 12वीं जमात तक लाजमी करार दिया गया था 1959 की पॉलिसी में। टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक है। URL स्टैंड फॉर, ये भी आ चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये GK के पोर्शन में आ चुका है क्वेश्चन कई मरतबा। ये किस लिए यूज़ होता है, वेब एड्रेस है, ये बेसिकली क्या होता है, वेब एड्रेस। CAI बहुत मरतबा ये पूछा जा चुका है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। लेसन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है वो जजिंग प्रीवियस नॉलेज या प्रिपरेशन होता है, ठीक है। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। एक तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं, और दूसरा न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट कर देते हैं, मतलब मिलती जुलती एग्जांपल्स देते हैं, ताकि फिर नया टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चा इजीली ग्रैस्प कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये जो हर्बर्ट का लेसन का, हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ लेसन प्लानिंग, तो ये हर्बर्ट हैं, ठीक है। तो इनके जो मॉडल है उसके 5 जो है वो स्टेप्स हैं। कोई बता सकता है 5 स्टेप्स के नाम हर्बर्ट के लेसन प्लानिंग के, जी।
सर प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, आगे जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जनरलाइजेशन एसोसिएशन है, एप्लीकेशन एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन, और एंड पे आपने क्या बताया? सर एंड पे तो जनरलाइजेशन है ना जी। मुझे वैसे इस वक्त सीक्वेंस इनका ज़हन में नहीं आ रहा। आवाज़ आप लोगों की ब्रेक हो रही है। चलें आगे चलते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, लेसन प्लानिंग वाले टॉपिक में होगा, बुक में भी, नोट्स में भी। स्टडीइंग लिबरल आर्ट्स स्किल्स साइंस फ्रॉम फंडामेंटल सिविलाइजेशन ऑफ बुक्स कम अंडर विच फ़िलासफ़ी। तो ये कुछ जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, अब इनको हम यहाँ एमसीक्यूज़ में तो सारी की सारी डिस्कस नहीं हो पाएंगे। आइडियलिज़म का जो फोकस है वो माइंड के ऊपर है। ये कहते हैं कि इंसान अपने माइंड से इल्म हासिल करता है और अपने दिमाग के ज़रिए सब कुछ करता है। जो कुछ उसको जो उसकी शख्सियत है या जो कुछ दुनिया में मौजूद है, वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग के ज़रिए जो है वो सोचता समझता है। ठीक है। और इसके साथ इसके बाद थी इसके, ये प्लेटो ने दी थी, और इनके जो शागिर्द थे अरिस्टोटल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कई मतलब आ चुका है कि प्लेटो, सोक्रेटिस जो सुकरात थे, उनके स्टूडेंट कौन थे? वो प्लेटो थे। प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल के स्टूडेंट क्या थे? अलेक्जेंडर थे। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर। तो जो आइडियलिज़म थी ये सोक्रेटिस और प्लेटो की थ्योरी थी, दी ये प्लेटो ने दी थी। और रियलिज़म जो है वो अरिस्टोटल ने दी थी। वो कहते हैं कि आप जो है वो उस पर वो कहते हैं दिमाग नहीं, बल्कि जो आपके सेंस के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो आपका रियल सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एसेंशियलिज़म का। तो एसेंशियलिज़म जो है ये कहते हैं ट्रेडिशन को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, इनके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। और जो पेरिनियलिज़म, ये ओल्ड वैल्यूज़ को या ओल्ड थीरी, ओल्ड नॉलेज को, पुरानी बुक्स को, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो स्किल, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एसेंशियलिज़म के अंदर आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिबरल आर्ट्स स्किल्स साइंस फ्रॉम द फंडामेंटल सिविलाइजेशन बुक्स जो है वो क्या कहलाता है? एसेंशियलिज़म थ्योरी के अंदर आएगा। मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यार सबसे वाइडली यूज़ होता है डाटा कलेक्शन में। आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन क्या होता है। अभी पढ़ा है चूँकि, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। गोल्डन गेट इज़ सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद है प्राइस ऑफ बुक, ये जनरल नॉलेज का था। प्राइस ऑफ बुक इज़ 60,000। ये आप जो इसका प्रीमियम वाला इंश्योरेंस वाला फार्मूला है उससे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है। स्टिमुलस इज़ इम्पॉर्टेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, और रिस्पॉन्स किस में ज़रूरी होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ये आप स्टिमुलस जो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये बिहेवियरिज्म जो अभी हमने पढ़ा उसकी दो सब थीरीज़ हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, ये कहते हैं कि एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है इसके अंदर। ठीक है। मसलन इसकी वो आपने कहानी सुनी होगी जो उसने पैवलव ने कुत्ते को गोश्त खिलाते हुए जो उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक ट्यूब इंस्टॉल कर दी थी। वो पहले गोश्त देता था तो उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में पानी आता था। फिर उसने क्या किया कि एक ट्यूब इंस्टॉल कर दी और पानी गोश्त देने से पहले वो एक बेल बजाता। फिर उसने देखा कि पहले बेल के ऊपर उनके मुंह में पानी नहीं आता था, और फिर उसी गोश्त देने दिए बगैर बेल बजाने से भी उनके मुंह में पानी आ जाता था। तो उसने कहा कि ये दोनों स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस उसको कहते हैं जो हमारे अंदर कोई रिस्पॉन्स पैदा करे। खाना आपके सामने मौजूद है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है। शादी हाल में जब हम जाते हैं तो वेट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, तो जी ललचा रहा होता है उस वक्त। वो स्टिमुलस क्या होता है? वो खुशबू होती है उस खाने की। जो एक तो भूख होती है, दूसरा इंतज़ार होता है, तीसरा वो खुशबू, ये सारे पे स्टिमुलस हो जाते हैं। तो स्टिमुलस इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर? क्लासिकल कंडीशनिंग में। वो जो थ्योरी पैवलव ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये है कि बच्चा जब आपका परफॉर्म कर लेता है ना क्लास के अंदर, तो आप उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं बाद में। तो यानी एक चीज़ कर लेने के बाद उसको कोई सज़ा जज़ा देना, ये ऑपरेंट है, और पहले से उसको वॉर्न कर देना, ये क्लासिकल होती है। तो स्टिमुलस इंपॉर्टेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग और रिस्पॉन्स ऑपरेंट में होगा। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू अचीव 100% लिटरेसी रेट बाय 2030 अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि ये पहला क्वेश्चन था लिटरेसी रेट जो है उसके साथ यही वाला था आई थिंक कि SDG फॉर पाकिस्तान 100% जो है पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो मेरा सुना होगा तो उसमें मैंने SDGs और MDGs को वर्बली एक्सप्लेन किया था अच्छा खासा, तो वो याद होगा। तो कौन सा गोल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है SDG, तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। SDG 4 है, SDG 4 स्टैंड्स फॉर, ये भी पेपर में आ चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। और जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे ये वो MDG 2 था जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। ईमेल इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल जो है वो रिटन कम्युनिकेशन की शक्ल है। ईमेल जो है हम चीज़ें लिख के लोगों को आगे भेजते हैं, टाइप करके भेजते हैं, लेटर की शक्ल में भेजते हैं। तो ईमेल कम्युनिकेशन की बेसिकली जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिख के करते हैं या चाहे वो हम क्या करते हैं बोल के करते हैं। अगर हम बोल के कर रहे हो, जैसे इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो ये जो है मेरी वर्बल कम्युनिकेशन की ओरल टाइप है, ठीक है। ओरल या स्पोकन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ओरल या स्पोकन। ये भी कम्युनिकेशन की दो टाइप्स, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल की दो टाइप्स हैं फर्दर, ओरल, ठीक है, या इसको वोकल भी कहा जाता है, स्पोकन भी कहा जाता है। तो मैं इस वक्त और आप जो इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं ये वर्बल की ओरल या वोकल है। रिटन कौन सी होगी? ये जो आप देख रहे हैं ना स्लाइड, ठीक है, ये मेरी स्लाइड का देखना जो आप इससे पढ़ रहे हैं ये मेरी क्या होगी? रिटन कम्युनिकेशन है, और ये भी वर्बल में। अब नॉन वर्बल की आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो आप उसमें जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं इसके अंदर या इससे अगले चैप्टर में होगा। तो ईमेल एक रिटन कम्युनिकेशन है। चाइल्ड रिप्रोड्यूस एन एक्शन, बच्चा एक चीज़ जो उसने सीखी हुई है वही करके दिखाता है, तो इसको क्या हम बोलते हैं? इमिटेशन बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है पहले 15 मंथ तक चलता है, उसको EPI कहा जाता है। आप में से जो मदर्स हैं उनको पता होगा, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये पहले 15 माह तक जो है वैक्सीनेशन जो बच्चों को होती है वो एक प्रोग्राम है जिसका नाम EPI है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फाइंड द करेक्ट कम्बिनेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंडरसन ने 2001 के अंदर कॉग्निटिव डोमेन का रिवाइज जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका रिवाइज मॉडल प्रेजेंट किया था एंडरसन एंड क्रैथहोल ने 2001 के अंदर। तो ही प्रेजेंटेड रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट एजुकेशनिस्ट इन ग्रीक हिस्ट्री, ये सुकरात है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, सोक्रेटिस। स्टूडेंट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ मेंटल प्रोसेस हैविंग एंटिसिपेटेड कंक्लूजन, बच्चे खुद को एक सिचुएशन में इन्वॉल्व करते हैं, सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी होती है? एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में वो टोटली न्यू कॉन्सेप्ट सोचते हैं या न्यू आइडिया जनरेट करते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जो उन्होंने कभी फेस नहीं किया, एक ऐसा मसला जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, उसका सोल्यूशन वो निकाल लेंगे, ठीक है। वो पेंटिंग करेंगे। अब पेंटिंग क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो अपने दिमाग, अपने तख़य्युलात में वो मुख्तलिफ उनके आइडियाज़ होते हैं, वो वहाँ पे पेंटिंग में शो करते हैं। ये बोलने में भी हो सकती है, परफॉर्मेंस में भी हो सकती है, या मैनिपुलेटिव स्किल जैसे पेंटिंग वगैरह यहाँ पे भी हो सकती है क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? प्रॉज एंड कॉन्स को देखना, ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। टोटल न्यूक्लियर पावर स्टेट्स टिल 2017 वर, ये 9 थी 2017 तक जिनके पास एटॉमिक बम थे। फर्स्ट गोल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का पहला गोल क्या होता है? चेंज इन माइंड या चेंज इन बिहेवियर? तो चेंज इन बिहेवियर होता है। सिमेट्रिकल कर्व, अच्छा जो ये आप लोग ग्राफ पढ़ते, सुनते, देखते आए होंगे, असेसमेंट का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसमें जो नॉर्मल कर्व था वो बेल शेप होता है। मैं वो सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सिमेट्रिकल कर्व बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल कर्व होता है। एक स्टूडेंट इनरोलमेंट इन 6 to 10 ईयर डिवाइडेड बाई स्कूल एज पॉपुलेशन फॉर दैट एज इज़ कॉल्ड नेट इनरोलमेंट रेट। इनरोलमेंट रेट क्या होती है? दो तरह के होते हैं, एक होती है नेट और एक होती है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा साझा सी मिसाल। बस मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, तो इस गांव की फ़र्ज़ करें टोटल आबादी है बच्चे की जो 6 से 10 साल की बच्चे हैं मेरे गांव में, वो हैं फ़र्ज़ करें 100। अच्छा, अब इन 100, ये जो 100 बच्चे हैं, ये इनमें से फ़र्ज़ करें 80 बच्चे, 80 स्टूडेंट क्या कर लेते हैं? ये दाखिला लेते हैं मेरे गांव के स्कूल के अंदर, ठीक है।
तो अब मेरी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है वो कितनी होगी? ग्रॉस इनरोलमेंट रेट 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 80% आ जाएगी। ठीक है कि 80% बच्चे मेरे गांव के स्कूल में दाखिल हैं। अब फ़र्ज़ करें इनमें से कुछ बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, कहीं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं वगैरह वगैरह, तो उन 80 में से 5 मज़ीद छोड़ गए। ठीक है, तो 75 बचे। तो अब नेट इनरोलमेंट मेरे गांव के जो है वो 6 से 10 साल के एज के बच्चों की कितनी होगी? 75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 75% हो जाएगी। तो याद रखिएगा हमेशा नेट इनरोलमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट से कम होती है। ठीक है, यानी जो छोड़ गए हैं, चले गए हैं दाखिला लेके, उनको निकाल के बाकी जो बचेंगे वो नेट होगी। तो यहाँ पे यही बात है कि स्टूडेंट इनरोलमेंट इन 6 to 10 ईयर डिवाइडेड बाय स्कूल एज पॉपुलेशन फॉर दैट एज, इसका फार्मूला होता है इनरोलमेंट रेट का। ठीक है, कि इस एज की पॉपुलेशन यानी इस एज के कितने बच्चे हैं और दाखिल कितने हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है कि स्टूडेंट 6 से 10 साल के फ़र्ज़ करें टोटल जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल हैं 80 और टोटल पॉपुलेशन में वो कितने हैं 100, तो हमारे पास इनरोलमेंट रेट आ जाएगा। तो फिर आगे ग्रॉस और नेट का मैंने बता दिया। अच्छा, इसी तरह ये देवबंद मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ जो मूवमेंट थी, अलीगढ़ स्कूल 1875 में, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, इसी तरह जो अलीगढ़ कॉलेज था 1877 में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1921 में, इसी तरह देवबंद मूवमेंट, नदवतुल उलमा, जामिया मिलिया इस्लामिया, अंजुमन हमायत इस्लाम, ये जो देवबंद मदरसा है ये 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद जो है वो नदवतुल उलमा ये कब हुई थी? 1894 एंड 1898 में। ठीक है, 94 में बनी थी और फिर 98 में जो है प्रॉपर इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। तो ऑप्शंस में या 94 होगा या फिर 98 होगा, दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है। और उसके बाद क्या था? अंजुमन हमायत इस्लाम, ये 1884 में 1884 में ये देवबंद जो है मौलाना कासिम ननोतवी ने इस्टेब्लिश किया था। नदवतुल उलमा अल्लामा शिबली नुमानी ने ये 1894 में बना, फंड होने की वजह से 4 साल बंद पड़ा रहा काम, 98 में फिर शुरू हो गया था। अच्छा, 84 में 84 में खलीफा हमीदुद्दीन ने लाहौर के अंदर ये इसकी बुनियाद रखी थी अंजुमन हमायत इस्लाम की। फिर 1920 में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया ये इसकी बुनियाद रखी। किसने रखी थी जी? मोहम्मद अली जौहर ने रखी। ठीक है, तो अब ये जो देवबंद था चूँकि ये रिलीजियस थी तो इन्होंने साइंस को इग्नोर किया था, ये क्वेश्चन आया था। और इनमें एक मूवमेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया था। अच्छा, उसके बाद है एन वीवो सॉफ्टवेयर। ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या करते रहे हैं उनको पता होगा कि क्वालिटी रिसर्च की जो है वो 3 अप्रोचेज होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। तो क्वांटिटेटिव का आपको पता है जिसमें नंबर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ये हिस्टोरिकल रिसर्च वगैरह जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तो एन वीवो सॉफ्टवेयर क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ होता है, ये मिक्स मेथड के लिए भी यूज़ होता है। पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में कहाँ हुई थी? जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करें, 1-2 क्वेश्चन लाजमी इनमें से पूछा जाता है कि कब हुई थी, किसने दी थी और कौन सी पॉलिसी दी थी। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो है कौन सा वर्ड, एजुकेशन किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस से डिराइव किया गया जी? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये तकरीबन पेपर्स में आता है। सर लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अच्छा, इसी तरह पेडागोजी का भी पूछा जाता है, एंड्रोगोजी, एजुकेशन, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, करिकुलम, असेसमेंट। ये कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सल हैं, हर पेपर में हर दफ़ा ही होते हैं। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। तो एजुकर, ये एजुकेयर, यहाँ पे जैसे देखें ना सी ऑप्शन है एजुकर अगर यहाँ आगे ई होता तो ये ऑप्शन कोई और होता, तो एजुकेयर भी हो सकता है, एजुकर भी हो सकता है। गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक तालीम का पहला मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला की सब्जेक्शन टू अल्लाह। मिलिट्री कोर्ट्स जो है 2005, ये जीके का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो है, मिलिट्री अदालतें, फ़ौजी अदालतें 2015 में 21वीं आइनी तरमीम में जो है वो 2 साल के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद स्मार्ट,
स्मार्ट जो है वो एक एक्रोनिम है। स्पेसिफिक, ये बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स के लिए? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होते हैं। डाटा किसको कहते हैं? रॉ फैक्ट्स, ठीक है, रॉ फैक्ट्स इसको हम क्या बोलते हैं? या जो डाटा की एक और तारीफ होती है कि जो फैक्ट्स हैं बगैर किसी प्रोसेसिंग के, उनको भी डाटा कहा जाता है। तो डाटा फैक्ट्स को कहा जाता है, और प्रोसेस डाटा वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोसेस कर लेते हैं, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, कोई फार्मूला लगा लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन है। आपने बच्चों के टेस्ट लिया तो उनकी ना लिस्ट आ गई आपके पास, अब ये आपके पास फैक्ट्स हैं, ये डाटा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी? जब आप इसमें किसी को फार्मूले के तहत पास फेल कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दे देंगे, हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर दे देंगे, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। टीचर अंडरस्टैंड अबाउट द टीचिंग प्रैक्टिसेस थ्रू डिफरेंट वेज। अब एक टीचर अपने बारे में कैसे असेसमेंट अपनी कैसे करता है? रिफ्लेक्शन, बच्चा भी करता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये एक टाइप है लर्निंग की, आपने पढ़ी है कि एक बच्चा खुद अपना मुहासबा करता है कि भाई एहतसाब करता है कि मैं आज कितना पढ़ा हूँ, मैंने कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है। इसी तरह एक टीचर भी अपनी जो टीचिंग है वो उसको देखता है कि क्या मेरा ये मेथड इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा, तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टीचर अंडरस्टैंड अबाउट हिज टीचिंग प्रैक्टिसेस थ्रू डिफरेंट वेज, इसको हम रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर इज यूज्ड टू ब्रिज बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। अच्छा, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है? आप इसको गूगल कीजिएगा पेपर के बाद। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर ऐसे ही है जैसे आप अभी हम बता रहे थे ना कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ क्या करते हैं, हम इंटरलिंक करते हैं। आप लोग वो जो सेट्स बनाते हैं, तो एक सर्कल जो होता है, मुझे सेट का नाम नहीं याद, एक सर्कल होता है जो उसके बाद दूसरा सर्कल होता है, और दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह का एक डिज़ाइन हम बनाते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर। इसका काम क्या होता है जी? वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम, यस, वेन डायग्राम आई थिंक होती है। तो उसमें वेन डायग्राम सर, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। वेन डायग्राम में ओवरलैपिंग। अब उस ओवरलैपिंग में क्या होती हैं? जो आई थिंक जो वैल्यूज होती हैं दोनों की मिल रही होती हैं, वही हम लिखते हैं ना, जो उसमें भी होती हैं उसमें भी होती हैं, ऐसे है। यस सर। हाँ यस सर, जो दोनों की इकट्ठी होती है। इकट्ठी होती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि हम जी बिल्कुल। हाँ, अब जैसे चूँकि मैं मैथ में बहुत ही निकम्मा हूँ तो मुझे मैथ इतना नहीं आती। अब जो इसी तरह हम क्या करते हैं, मसलन बच्चों को हमने कॉन्सेप्ट देना है ना कि ये बच्चा है, आगे तीन चीज़ें हैं, ठीक है, एक साइकिल होगी, अच्छा एक जो है वो बर्ड होगा, और एक जो है वो स्टार होगा, फ़र्ज़ करें। अब कौन सी चीज़ बच्चे से रिलेट कर रही है? ऑब्वियसली बच्चा जो है वो साइकिल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है एडवांस ऑर्गेनाइज़र का, कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट या चीज़ों को हम आपस में जोड़ते हैं ताकि बच्चा अगले स्टेप को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो यानी मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन को आपस में जोड़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ब्रिज बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक्टिव लर्निंग, इस वक्त जो आप लर्निंग कर रहे हैं ना, ये है आपकी पैसिव लर्निंग, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं। और एक्टिव कब होती? एक्टिव तब होती जब मैं सवाल पढ़ने के बाद जवाब बताने से पहले आपसे सवाल करता, आप लोग सोचते, आप भी इन्वॉल्व होते, मैं भी, डिस्कशन हमारी चल रही होती, तो वो एक्टिव लर्निंग होती, वो डिबेट बन जाता हमारा। तो लेक्चर इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यूँ समझ लें कि रीडिंग भी है और लेक्चर भी है, डिबेट नहीं है। और अगर ऐसा होता तो वो डिबेट जो है हमारी एक्टिव लर्निंग हो जाती। तो एक्टिव लर्निंग मेथड इनमें से कौन सा है? डिबेट है। टीचर इज परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन क्लास, हाउ विल ही फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएं कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग के लिए, कौन सी असेसमेंट टेक्निक यूज़ की जाती है? प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। जी फॉर्मेटिव यस, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ की जाएगी। तो बस असेसमेंट, एवेलुएशन, एनालिसिस, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। तो असेसमेंट के ज़रिए वो क्या करेगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सम ऑफ क्वेश्चन इज़ नाउन एज टेस्ट। सवालात का मजमुआ
टेस्ट कहलाता है। एक बात ये सवाल आ सकता है पेपर में। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर, ये टेस्ट की अगेन एक और डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ी हुई है, ये भी सवाल आ सकता है। दूसरा है मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, किसको कहते हैं, क्वांटिफाई करना, नंबर लगाना, ठीक है। आपने टेस्ट जो बनाया बच्चों को सवालात का, वो आपका एक टेस्ट है जिससे आप उनके बिहेवियर मेजर करने जा रहे हैं कि उनको कितना आता है नहीं आता, ये होगा आपका टेस्ट। दो डेफिनेशंस। फिर मैंने कहा कि मेजरमेंट, अब बच्चे टेस्ट दे देंगे, उसके स्कोर आप लगा रहेंगे, ये मेजरमेंट हो जाएगी। क्वांटिफाइंग या इसको स्कोरिंग ऑफ जो है वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, ये होती है मेजरमेंट। असेसमेंट क्या होती है फिर? असेसमेंट है डाटा कलेक्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन। असेसमेंट किसको कहते हैं? बेसिकली असेसमेंट का काम क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना। आपने टेस्ट लिया, इसके अंदर वो दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। लीस्ट इन स्कोप टेस्ट होता है और ब्रॉड या हाईएस्ट इन स्कोप एवेल्युएशन होती है, ये भी सवाल आ चुका है पेपर में। तो टेस्ट, उसके बाद जो इनका करेक्ट सीक्वेंस है, इसका भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्ट होती है, फिर मेजर होता है, फिर मेजरमेंट होती है, फिर असेसमेंट और फिर एवेल्युएशन होती है एंड पे। अब असेसमेंट मैंने क्या बताया कि डाटा को कलेक्ट करना और उसकी तशरीह करना, कि जी आपने टेस्ट लिया, उसके नंबर लगा लिए, अब आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब आप उसको इंटरप्रेट करते हैं कि मेरे बच्चों को समझ आई नहीं आई, कितने पास कितने फेल हुए, इस टेस्ट के अंदर मुझे आगे क्या करना चाहिए। असेसमेंट आपकी दौरान साल होती है, एवेल्युएशन आपकी आखिरी इम्तिहान होता है, ठीक है। तो अब एवेल्युएशन क्या है? वैल्यू जजमेंट होती है, ये आप किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को, वर्थ या वैल्यू को जज करते हैं एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ये लाजमी आएंगे पेपर में, तो याद रखिएगा। मूवमेंट पैटर्न इन हैंड्स, आर्म्स, लिम्स इज कॉल्ड। दो तरह की मूवमेंट पैटर्न होती है हमारी, ये बेसिकली हमारी जो ग्रोथ है उसकी टाइप्स होती है। एक होती है सिफेलो कॉर्डल और एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। अब जो सिफेलो कहते हैं हेड को, कॉर्डल कहते हैं टेल को। हमारा जो पाँव है वो कॉर्डल और हमारा जो खोपड़ी है ये हमारा सिफेलिक है। तो सिफेलो कॉर्डल से क्या मुराद है? जैसे बच्चा होता है ना, उसकी लेंथ मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1 फीट होती है या 1.5 फीट होगी, शायद इससे भी कम होती है, मुझे नहीं अंदाज़ा। तो अब इस वक्त मेरी हाइट अल्हम्दुलिल्लाह 5 फीट एंड आई थिंक 7 इंचज़ है। तो ये जो मेरी उसमें हाइट में इजाफा हुआ, ये है सिफेलो कॉर्डल, ठीक है। और मैं जब था छोटा सा तो एक मतलब 1 मीटर की का चौथाई हिस्सा जो है उस कपड़े से मेरी शर्ट बन जाती थी, और अब खैर से 4.5 मीटर का कपड़ा लगता है। अब ये जो मोटाई में इजाफा है ना, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो सिफेलो कॉर्डल मूवमेंट पैटर्न इन हेड, आर्म्स एंड लिम्स, वो ऊपर से नीचे आ रही है बात। उसके बाद है प्रॉब्लम एट एलिमेंट्री लेवल इन आवर स्कूल्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मसलन कुछ सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पश्तो है, सिंधी है, एट्सेट्रा। नेशनल लैंग्वेज हमारी और है, मदर टंग और है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी और है, ये इश्यूज़ हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन अकर्स व्हेन वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। कोरिलेशन कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन इन सच अ वे, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है। मसलन इसकी मिसाल ये है कि इंसुलिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जो है वो यानी एक चीज़ बढ़ा रही है, इंसुलिन ज़्यादा कर रहे हैं हम तो शुगर लेवल कम होता जा रहा है। चीनी मरीज़ जो है छुप के ज़्यादा खा रहा है तो शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ये दो अपोजिट सिचुएशंस हैं, एक में लेवल बढ़ता जा रहा है एक चीज़ को यूज़ करने से और दूसरे से कम हो रहा है। तो कोरिलेशन इसी का नाम है कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखना कि एक के यूज़ करने से दूसरी कितनी बढ़ती है कम होती है, ये होता है कोरिलेशन। अब ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव कोरिलेशन ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी भी उसी रेशो में बढ़े, एक को कम करें तो दूसरी कम हो। तो अब यहाँ पे चीनी और जिसको मिठाई खाना जो है या फिर मीठी चाय पीना और शुगर लेवल का बढ़ जाना, ये मिसाल आप जहन में रखिएगा, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव क्या होगा? रिवर्स रिलेशन होगा। इंसुलिन लगाई जाएगी तो शुगर लेवल कम हो जाएगा फ़र्ज़ करें, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव की +1 होती है, ये पेपर में आ चुका है, और जो नेगेटिव कोरिलेशन है इसकी वैल्यू -1 होती है। फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर ही शुड बी गिवन चॉइसेस इन, किस में चॉइसेस उसको मिलनी चाहिए? ट्रेनिंग में, ऑब्जेक्टिव में नहीं, बल्कि कंटेंट एंड मेथड जो टीचिंग है उसमें उसको चॉइसेस देनी चाहिए।
फॉर कम्युनिकेशन अमंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए जो उसमें कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा सर नाम 58 जी 58 रिवाइज कर दें सर। 58 है कंटेंट एंड मेथड सिलेक्शन के लिए, मसलन करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए भी टीचर को मौका दिया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड जो है उस करिकुलम के लिए, क्योंकि करिकुलम में 4 चीज़ें आती हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा उसके बुक्स कंटेंट्स, और तीसरे नंबर पे टीचिंग मेथड, चौथे नंबर पे वैल्यूएशन। तो टीचर को जो है वो टीचिंग मेथड में, असेसमेंट मेथड में भी उसको अख्तियार मिलना चाहिए कि भाई कैसे हमने ये डिज़ाइन कैसे करना है और असेसमेंट कैसे करनी है। जी समझ लगी या पहली भी चली गई? कंटेंट में उसको कैसे हम चॉइस देंगे टीचर कंटेंट को? में मत से मुरादिया के करिकुलम डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ना, अब उसमें टीचर को भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा जब करिकुलम को हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, बुक्स वगैरह को। सर इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए? हम ऑब्जेक्टिव्स की चॉइस के लिए भी तो हम कर सकते हैं ना, टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं। देखें ऑब्जेक्टिव्स, आपकी बात सही है कि ऑब्जेक्टिव्स की चॉइस, ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसी पर्सन की चॉइस नहीं होती, वो एक सोसाइटी की चॉइस होती है, वो भी हम बात कर चुके हैं पहले। किसी सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, हिस्टोरिकल नीड्स की बेस पे ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि किसी पर्सन की बेस पे। जी ओके सर। अच्छा कहाँ पे हम थे? 60 पे। करिकुलम शुड बी चेंज, करिकुलम जो है करिकुलम सर ये 59 जो है सर ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ओएस सिस्टम जो होता है ये तो सिर्फ ऑपरेट करने के लिए होता है, किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, जैसे विंडोज वगैरह होते हैं, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कम्युनिकेशन ठीक है, ठीक है, आपके नज़दीक अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में तो सर बता दें उस पे हम जो है वो बहस ये कर इसमें से सर कोई ये नॉन ऑफ द दीज आएगा, क्योंकि सर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ना सेंडर, रिसीवर और मैसेज का होना जरूरी है, और ये कम्युनिकेशन तब भी हो सकती है जब सेंडर हो, रिसीवर हो और एक मैसेज हो। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिर्फ किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए होता है, क्योंकि इसे ओएस सिस्टम बोलते हैं। ये विंडोज देखिए यहाँ से ये मुराद नहीं है कि कंप्यूटर किसी को मैसेज बाहर भेज रहा है या बाहर से मैसेज आई थिंक ले रहा है। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको ये लिखा था वो ये था, मसलन आप सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो अब उस सिस्टम को ऑन करने के लिए भी तो मैसेज चाहिए ना, कि अब मसलन आपका जो डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसने भी ऑन होना है, या बाकी जो उसके पार्ट्स हैं उन्होंने फंक्शन करना स्टार्ट कर देना है, तो पावर बटन आप उसको ऑन करते हैं फ़र्ज़ करें, तो वो सारा उसका सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसको कम्युनिकेट ही किया जाता है ना मुख्तलिफ पार्ट। तो आई थिंक सो बाकी अगर आप कह रहे हैं ऐसा है कि इसमें नन ऑफ दीज है, तो इसको मज़ीद वेरीफाई कर लेंगे। आप भी कर लीजिएगा, मैं भी इसको देख लूँगा, बल्कि मैं इसका फ़ोन रेड कर देता हूँ ताकि फिर ये मुझे याद रहे। थैंक यू। आप काइंडली क्लास के बाद इसको कंफर्म करके मुझे अगेन बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर ग्रुप्स में भी सबको बता दूँ, कंफर्म हो जाए। अच्छा, करिकुलम शुड बी चेंज कंटिन्यूसली, करिकुलम को कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, एक पॉइंट ये। दूसरा ये पॉइंट है कि करिकुलम जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये डायनामिक या कंटिन्यूस होता है। डायनामिक चेंजिंग, तब्दील हो रहा होता है, जो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 3-4 मरतबा पेपर में पूछा जा चुका है। डायरेक्शंस गिवन बाय द टीचर ड्यूरिंग हिज टीचिंग, इनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जो टीचर दौरान तदरीस जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ना, उसको जो बता रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। टीचिंग सारी की सारी है, जो एक आधा घंटा उसने जो बात की है, उसका सारे का सारा जो कलेक्टिव प्रोसेस है, ये टीचिंग कहलाएगा। और इस टीचिंग के दौरान जो उसने कोई स्पेसिफिक बच्चों को जो डायरेक्शंस दी हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A करते हैं। ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ आती है, हमारे काम आती है। इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सेस थ्रू CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। करिकुलम किसको कहते हैं? ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता बोथ, ठीक है, तो भी जवाब ठीक था, लेकिन है यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, इसमें अब ये दोनों आ जाएंगी, करिकुलर एंड को करिकुलर। तो करिकुलम जो है ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, ये लाजमी आएगा पेपर में करिकुलम से मुताल्लिक सवाल। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, एक JF कर की डेफिनेशन है और एक है हिल्डा टाबा की। टाबा एक फ़ीमेल थी, ठीक है,
उसने कहा था कि वो तमाम एक्टिविटीज़ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर या बाहर ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं वो करिकुलम है। और जो थे कर उन्होंने कहा कि ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर ऑर्गेनाइज्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, वो करिकुलम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिलेटेड टू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब ये जो नीड्स जो हैं वो बेसिकली जो है वो इंट्रिंसिक होती हैं और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक्सट्रिंसिक होती हैं। नीड किसको कहते हैं? किसी चीज़, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है और वो मौजूद ना हो, वो नीड होती है। प्यास लगी हुई है तो पानी जो है वो मेरी क्या होगी? नीड होगी। ठीक है। अब यानी ये वो ज़रूरियात होती हैं हमारी जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें। ठीक है। तो और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? यानी इंटरनली होती हैं ये नीड्स। और एक्सपेक्टेशंस या एक्सट्रिंसिक कौन सी होती हैं? एक्सट्रिंसिक ड्राइव कौन, जो हम बाहर से लेते हैं। मसलन किसी को देखा कि वो अच्छा पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी उसको कॉपी करूँ। ठीक है, मैं भी अच्छा घर बनाऊँ, मेरी भी अच्छी जॉब हो जाए। अब ये ज़िंदा रहने के लिए लाजमी नहीं है चीज़ें। ठीक है, ये सेकेंडरी हैं, लेकिन उससे इंसान मोटिवेट होता है या उसकी कमी को फील कर रहा होता है, तो ये एक्सट्रिंसिक होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रिंसिक हैं, नीड इंट्रिंसिक हैं। सोक्रेटिक मेथड, बहुत मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका दूसरा नाम क्वेश्चन आंसर मेथड भी है, सोक्रेटिक डायलॉग भी है, डायलेक्टिक मेथड भी इसको कहा जाता है। जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। ये मैंने पहले बताया था कि ये सॉफ्ट फॉर्म में कोई मुझसे डिमांड ना करे, करेंगे भी सही तो नहीं मिलेगा, इसलिए ना अपना वक्त ज़ाया करें ना मेरा। बात हम कर रहे थे 69 क्वेश्चन की। कहाँ से आवाज़ ब्रेक हुई थी मेरी? 67 के बाद में हमने सुना। अल्लाह अकबर। 68 पे चले आ जाते हैं, 67 आपने सुन लिया। तो सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिस ने जो मेथड दिया था वो है क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके ना 4 स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड के, 4 डिफरेंट टाइप्स के सवालात होते हैं। आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्टरी, डेवलपमेंट, उसके बाद रिकैपिचुलेटरी और इवेलुएटरी, 4 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम पिछले 7-8 पेपर में, 10 पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन आंसर मेथड, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर क्वेश्चन आंसर मेथड। इसको डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है, सोक्रेटिक डायलॉग भी कहा जाता है, सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाना सोक्रेटिस ने दिया था। माइंड इज़ एवरीथिंग, दिस फिलोसफिकल बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आइडियलिज्म कहता है कि इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, रियलिज्म कहता है कि नहीं, माइंड इज़ नथिंग, मैटर इज़ एवरीथिंग। उनका फोकस मैटर के ऊपर था। आगे वो आएंगी फिलोसफीज तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियलिज्म प्लेटो ने दी थी। सबसे जो ओल्डेस्ट जो फिलोसफी है वो आइडियलिज्म है। ठीक है, कदीम फिलोसफी। इन एक्सेल फॉर डाटा सॉर्टिंग विच वन इज़ यूज्ड, डाटा एंड सॉर्ट, ये कई मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एवेलुएशन इज़ जजमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एवेलुएशन जो है वो हाईएस्ट इन स्कोप होती है, जजमेंट होती है, वर्थ या वैल्यू या क्वालिटी किसी भी प्रोसेस की जज करने के लिए यूज़ की जाती है। फिलोसफी विद रिलीजियस बिलीव्स, अब जो आइडियलिज्म है ना, इनका एक बिलीफ है, ये कहते हैं कि नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू गॉड इज़ ओनली ट्रूथ, कि वो नॉलेज जो हमें अल्लाह ताला से मिलता है थ्रू रेवलेशन वो दुरुस्त है, इसके अलावा कोई नॉलेज रियल नहीं होता। ठीक है, इसको बोला जाता है मोनिज्म बिलीव। सिंगल सोर्स ऑफ नॉलेज को मोनिज्म कहा जाता है, MONISM। तो मोनिज्म बिलीव आइडियलिज्म का था। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से हासिल होने वाला जो इल्म है वो फ़ाइनल, हतमी और हरफ आखिर है, इसके अलावा कोई नॉलेज एक्सेप्टेबल हमें नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ़िलासफ़ी इसका जो है वो रिलीजियस बिलीव था आइडियलिज्म का। उसके बाद है सुपरविजन, इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, मेंटोरिंग, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ। सुपरविजन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन कहते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये होती क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सुपरविजन क्या है?
कि अच्छा इसको ऐसे अगर आप कर लेना तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये है सुपरविजन। यानी इसमें अब पहले वाले और इसमें एग्जांपल जो मैंने दिए इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आप सिर्फ तनकीद ही कर रहे हैं, क्रिटिक्स, ठीक है, और इसमें सपोर्ट दे रहे हैं आप, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे ये बहुत बेहतर हो जाएगा, बच्चे इससे बेहतर समझेंगे। तो सुपरविजन क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होती है, इसके बरक्स होती है इंस्पेक्शन, ठीक है, वो क्रिटिकल होती है, वो तनकीदी होती है, उसमें फेयर होता है, खौफ महसूस होता है, जिनको जो है वो इंस्पेक्ट किया जा रहा होता है और जिनको सुपरवाइज़ किया जा रहा होता है वो जो है वो इस नज़र से देख रहे होते हैं कि जहाँ पे मुझे कोई मैं रास्ते से फिसलूँगा तो मुझे सपोर्ट भी दी जाएगी। तो सुपरविज़न का ऑब्जेक्टिव अब क्या होता है स्कूल लेवल पे, क्लासरूम में, कि एक हेड जो है अपने टीचर को सुपरवाइज जब कर रहा होता है वो इसलिए कर रहा होता है कि ताकि बच्चा बेहतर समझ सके, टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव होती है सुपरविजन। वाइल सेलेक्टेड करिकुलम वन शुड फोकस ऑन, सबसे पहला काम जो करिकुलम डेवलपमेंट में होता है, मीड ने कहा था, ये करिकुलम के 4 कंपोनेंट हैं, ये किसने कहा था, मीड ने, ये पेपर में आ चुका है, इसमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव। तो क्या स्टेटमेंट है, स्टेम हमारा क्या है, वाइल सिलेक्टिंग करिकुलम फोकस शुड बी ऑन। अच्छा चले यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, ये जो लोग पहले से जिन्होंने पढ़ लिया वो नहीं बताएंगे, सिर्फ डीटीज़ के सेशन से जो स्टूडेंट है उनसे सवाल है। ये हमने आप लोगों ने असेसमेंट का चैप्टर पढ़ा है, वाइल सेलेक्टिंग करिकुलम फोकस शुड बी ऑन। एमसीक्यूज जो टेस्ट होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोला जाता है, इस स्टेटमेंट को? जी यस, स्टेम बोला जाता है। और ये जो दुरुस्त जवाब है इसको क्या बोला जाता है? आंसर। आंसर। और बाकी चारों को? डिस्ट्रैक्टर्स। नो नो, चारों का मैंने पूछा है, 3 का नहीं पूछा। ऑप्शन या चॉइसेस। और दुरुस्त को आंसर, इनकरेक्ट को डिस्ट्रैक्टर और चारों को चॉइसेस या ऑप्शंस कहा जाता है। अच्छा, सुपरविजन इज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, ये थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। इम्प्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग आर द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्लासरूम प्रैक्टिस को प्लान करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। 2 बेसिक टर्म्स हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी होती है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, आपने जब भी ये सवाल आए ना तो आपने जहन के अंदर रखना है कि वो जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर में हमारे बैठा हुआ है और जो हमारा वज़ीर तलीम लाहौर के अंदर बैठा, वो जो फैसले करेंगे ना वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मसलन ट्रांसफ़र कब करने हैं, छुट्टियां कब करनी हैं, स्कूल कब खोलने हैं, ठीक है, तलीमी साल कब शुरू होगा, ये फ़ैसले करते हैं वो। और उन पे अमल दरामद कौन करता है? आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ आपका डीओ, डिप्टी डीओ, एईओ, हेडमास्टर, ये मैनेजर होते हैं। तो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो ये किसका काम है? मैनेजमेंट का। उसके बाद है लर्निंग टू डिमॉन्स्ट्रेट अ टास्क इज़ कम्पिटेंसी लर्निंग मॉडल। कम्पिटेंसी लर्निंग, कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या कम्पिटेंसी लर्निंग मॉडल में ये देखा जाता है कि एक बच्चा किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली कितना डिमॉन्स्ट्रेट खुद से कर सकता है, कितना कॉम्पिटेंट है। तो ये कम्पिटेंसी लर्निंग मॉडल है। लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉर्ड स्टैंड्स फॉर एंड हॉट स्टैंड फॉर। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल कोई बता सकता है जल्दी से? जी, नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अच्छा, अब इसके जो पहले लेवल है ना, मेरे हिसाब से वैसे इसके पहले 3 लेवल लॉट्स के अंदर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो पेपर आया था उसमें एप्लीकेशन को भी उन्होंने लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर जो है वो डाला था। यानी पहले 4 मैं समझता था कि वो इसके अंदर आते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, बहरहाल उन्होंने एप्लीकेशन को भी रखा। तो नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये जो है वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ठीक है। और यहाँ पे कम्प्रीहेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि कम्प्रीहेंशन भी एक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वहाँ पे भी ऑप्शन कोई और ही होगा। तो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन है। नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन है, ठीक है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है? सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये हॉट्स हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
उसके बाद 3 थियरीज़ हैं मैनेजमेंट की, थियरी एक्स, थियरी वाई एंड थियरी जी। थियरी एक्स में जो होता है ना हेड ऑफ स्कूल, वो बड़ा सख्त होता है, डिक्टेटर होता है, वो ज़बरदस्ती सख्ती करता है, रूल इम्पोज करता है, और उसमें वर्कर्स जो है वो काम नहीं पसंद करते, काम करना वो कहते हैं कि बस काम ना हो, यानी लेज़ी होते हैं। ये होती है थियरी एक्स। ये किसने दी थी जी? थियरी एक्स और वाई किसने दी थी ओल्ड स्टूडेंट्स? सर एमसी जी मैकग्रेगर ने दी, मैकग्रेगर ने दी थी एक्स थ्योरी एंड थ्योरी वाई। थ्योरी वाई कहती है कि सब कुछ फैसलों में, मसलन स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, तो सबको साथ में लाया जाए। अब एक हेड सबको साथ में ला रहा है ना, यानी सबकी मुशावरत के साथ, इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक यस, डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड उसका होता है ना, वो थियरी वाई में होता है। और थियरी एक्स में वो सारे काम खुद ही करेगा, अपनी मर्जी से टाइम टेबल बनाएगा, अपनी मर्जी से प्रोग्राम बनाएगा, अपनी मर्जी से टीचर्स को ड्यूटीज असाइन करेगा, किसी से नहीं पूछेगा, कर सकता है कोई, नहीं कर सकता वो कहते हैं मुझे चाहिए। थियरी एक्स होगी। और एक डॉक्टर विलियम आउची ने दी थी थियरी जी। उसने कहा कि जो थियरी जी है इसमें एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे और नेक होते हैं ना, और काम करना पसंद करते हैं कि जो है ना हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, वो जो है वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता, सारे का सारा काम वो खुद ही करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से जैसे वो करना चाहते हैं करते हैं। थियरी एक्स को ऑटोक्रेटिक थ्योरी, थियरी वाई को ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और थियरी जी को लेसे फेयर थ्योरी कहा जाता है। ये सवाल लाजमी आएगा एक इन 3 थियरीज़ में से। मैनर्स जो है, अब जो कॉग्निटिव डोमेन है ये नॉलेज से, माइंड से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड है, और जो अफेक्टिव डोमेन है ये मैनर से, वैल्यू से, एटीट्यूड, बिहेवियर से रिलेटेड है। और साइकोमोटर डोमेन जो कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी का तीसरा डोमेन है, ये किससे रिलेटेड है? ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। आप लोग भी थक गए होंगे और मेरी भी बस हो गई अब, लेकिन इंशाल्लाह इस पेपर को मुकम्मल करेंगे। जो बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन दिया था 1956 में, 1956 में। इसके 8 साल बाद 1964 में जो है वो अफेक्टिव डोमेन दिया था क्रैथहोल ने। फिर सिम्पसन ने 1972 में 8 साल बाद साइकोमोटर डोमेन दिया था। तो इसके 3 डोमेन है। फिर इसका जो कॉग्निटिव डोमेन है ये 2001 में एंडरसन और क्रैथहोल, ये स्टूडेंट थे उसके बेंजामिन ब्लूम के, इन्होंने रिवाइज़ किया था। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये करिकुलम सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। अब आपकी बुक है ना, उसमें पहले जो लिस्ट ऑफ कंटेंट होती है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। और आगे उसमें जो चैप्टर वाइज डिटेल होती है वो कोर्स होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स इज कॉल्ड कोर्स। तो ऐसे टाइप टेस्ट हैविंग लिमिटेड कंटेंट, वो टाइप्स जिनका कंटेंट यानी आपको बता दिया जाती है लिमिट के, आपने इसमें सिर्फ 3 नुकात, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट जवाब देना है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। टेस्ट हैविंग लिमिटेड कंटेंट और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, एक क्वेश्चन इन दोनों में से भी आएगा लाजमी, एक स्पीड और पावर टेस्ट में भी आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब 2 तरह से हम ना उस सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे देखें ना, तीसरी, चौथी और 5वीं की मैथमेटिक्स है ना, तो जो बच्चे होंगे ना उनकी जो मैथ है, उनके सब्जेक्ट्स के जो एक्सरसाइज है ना या जो चैप्टर्स हैं वो आपस में मिलते जुलते होंगे। एडिशन का कॉन्सेप्ट मैथ में क्लास 2 में भी होगा, 3 में, 4 में, 5 में। ग्रेजुअली उसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। इसको स्पायरल भी कहते हैं, स्पायरल सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। यानी लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ जब यानी छोटी से बड़ी क्लास में आप जाते हैं तो सेम टॉपिक रिपीटेडली लेकिन कम्प्लेक्शन के साथ, थोड़ा कम्प्लेक्सिटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है इस, और मिलता जुलता होता है। मसलन 1 जमा 1 ये सिंपल सी एडिशन होगी क्लास 1 में, क्लास 2 में 2 डिजिट की हो जाएगी, क्लास 3 में 3 डिजिट एडिशन कैरी के साथ या बारों के साथ हो जाएगी, 4 में आगे जो है इशारिया की जमा हो जाएगी, एट्सेट्रा। ये थोड़ा सा मज़ीद काम बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। और अगर एक ही सब्जेक्ट में, एक ही ग्रेड लेवल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में इकट्ठा कर दिया जाए ना, वो होगी ये जो हॉरिजॉन्टल एसोसिएशन है, ये आपकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी, और जो वर्टिकल है वो सीक्वेंस होगा। ये क्या होगी? इंटीग्रेशन होगी।
हॉरिजेंटल आपकी यहाँ पे जवाब गलत लिखा हुआ था, तो हॉरिजेंटल जो है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी जिसमें हम सब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देंगे, और जो वर्टिकल होगी उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंसिंग कहेंगे। सीक्वेंस। यस, ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, ये इंग्लिश का है। टीचर, अच्छा ये जो मैं अभी बात बता रहा था, एक है पोर्टफोलियो, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी इसी पेपर में आगे आएगा क्वेश्चन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का पोर्टफोलियो क्या किसको कहते हैं, बच्चे ने जो कुछ स्कूल के अंदर किया ना वो उसका पोर्टफोलियो है। उसने असाइनमेंट किया है, उसने क्लास वर्क किया है, उसने होमवर्क किया है। अच्छा, देखना 100 में होंगे जब आएंगे। सर ये आवाज नहीं आ रही। सर पढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, हमें नहीं आवाज आ रही। 100 पे होंगे। नहीं भाई नहीं पढ़ा रहा मैं, मुझे पता है आवाज़ ब्रेक हो जाती है जब। सर बोल नहीं रहे। ये कौसर इजाज मेरी क्लासमेट भी हैं और मेरी स्टूडेंट भी हैं, इनको आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इनकी बातों को, इनको सर अभी मैं सिर्फ, तो क्लासमेट्स का आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, तो ये कुछ भी कह सकती हैं, तो मैं नहीं बोल रहा था, आप गलत कह रही थी कि मैं सर बोल 85 रहा हूँ। से अच्छा चलें, शुरू करें 85 से सर, आगे चलते हैं। 85 से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे कि जो कुछ अब होमवर्क है, क्लास वर्क है, उसने कोई पेंटिंग की, ड्राइंग की, कोई पोइट्री लिखी, कोई ऐसे लिखा, जो कुछ उस बच्चे ने किया है ना एक पूरे तालीमी साल के अंदर, वो उसका पोर्टफोलियो है। तो टीचर के पास ये रिकॉर्ड होगा। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन एक नई पॉलिसी उसने लॉन्च की है, APF असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। पूरे पंजाब के अंदर इसके ऊपर अब काम स्टार्ट हो चुका है, इसकी ट्रेनिंग है और इस पे काम होने जा रहे हैं अब अगले लेवल में, कि इसको पोर्टफोलियो से बच्चे की असेसमेंट की जाए। तो ये बहरहाल पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, वो तमाम वर्क जो बच्चे का है, और टीचर इसमें से असेसमेंट करता है फिर बच्चे की कि उसने कितना किया कितना नहीं किया। मॉडर्न दुनिया में पोर्टफोलियो से असेसमेंट की जाती है। टीचर collects the work of student for assessment and decision making purpose। पोर्टफोलियो है, इससे मिलती जुलती एक और टर्म है, स्टूडेंट को लगती है कि सेम है लेकिन बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं बच्चे के बिहेवियर का रिकॉर्ड। अब बिहेवियर और उसमें डिफरेंस है, इसमें पोर्टफोलियो में उसका सारे का सारा जो एकेडमिक वर्क है ना वो आता है, ये बिहेवियर नहीं आता, उसके अंदर बिहेवियर नहीं लिखा होता, ठीक है, बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता पोर्टफोलियो में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में टीचर बच्चे के बिहेवियर लिखता है, उसने अच्छा किया बुरा किया जो कुछ किया। आप लोगों को वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो बेसिकली इस रिकॉर्ड की बेस पे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ इसको रिकॉर्ड करने का कोई, इसको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप रीजॉइन कर लें, जिनको आवाज़ का इनको है वो रीजॉइन कर लें। तो रिकॉर्डिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये तकरीबन डेली किया जाता है, यानी डेली टीचर जो देखेगा वो लिख लेगा। कंडक्ट रजिस्टर यूज़ होता है उसके अंदर, इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अपने माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, आपकी फैमिलीज़ की डिस्कशन हम ना सुन पाएँ प्लीज़। टीचर कैन इनिशिएट चेंजेस, आल्सो फाइंड सोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। ये मैंने बताया आपको कि असेसमेंट की बेस पे टीचर क्या क्या कर सकता है, अपने जो उसकी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो चेंज कर सकता है। कैन इनिशिएट चेंजेस एंड आल्सो फाइंड सोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट की बेस पे वो ये करता है। उसके बाद कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड ऑनलाइन क्लास, ये ब्लेंडेड एजुकेशन है, एक मॉडर्न टर्म है कि बच्चे जो दिन को भी पढ़ेंगे क्लास में और शाम को पढ़ेंगे ऑनलाइन, टीचर वही टीचर उसी क्लास को पढ़ाएगा। तो फिज़िकल प्लस ऑनलाइन टीचिंग इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। और उसके बाद प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हम ना रिसर्च के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आर्जी मसले का हल पहले बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होगा, ठीक है। मसलन मलेरिया की वजह मच्छर है, अब हमने रिसर्च इसके ऊपर करनी है, हम पहले से ही एक वजह बता देते हैं कि इसकी ये वजह है। तो हमने अपने मसला यानी मलेरिया की वजह यानी मच्छर पहले बता दिया है।
तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसको प्रिडिक्शन भी कहा जाता है, इसको टेंटेटिव सोल्यूशन भी कहा जाता है, इसको टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इसको टेम्परेरी सोल्यूशन भी कहा जाता है हाइपोथेसिस को, आर्जी सोल्यूशन। ये हमेशा अप्रूव या रिजेक्ट होता है, प्रूव या रिजेक्ट होता है, ये लाजमी नहीं है कि हमेशा प्रूव या रिजेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च के में इनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है इनके अंदर? तो वैसे तो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वो पहला स्टेप होता है, लेकिन इनमें ये जो 4 दिए गए हैं इनमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हाइपोथेसिस होता है, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा एनालाइज करते हैं। 3R इंक्लूड्स रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स। 3R से क्या मुराद है सर? इसमें जी सर नन का ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट नहीं है 91 में? यहाँ पे जो अवेलेबल है ना, मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन इसी तरह ही था कि फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, तो नन था या नहीं था मुझे कंफर्म नहीं है, बहरहाल इसका हाइपोथेसिस ही जवाब था। आपके हिसाब से जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं कि चूँकि वो ऑब्जेक्टिव्स होता है तो उस हिसाब से नन होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हाइपोथेसिस जो अवेलेबल ऑप्शन से उनमें से हाइपोथेसिस बनता था, नन आई थिंक नहीं था। एक्सक्यूज मी सर, ये पेपर मैंने खुद दिया था सर। इसमें कितनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा? वो मैंने कहा है कि वो बिल्कुल वही है। इस केस में जो करंट जो ऑप्शन है या एमसीक्यूज हैं, तो इनमें वाकई जो है वो हमारा जवाब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स होगा। तो लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ना हो और 4 ऑप्शन कोई और दिए गए हों, तो फिर हम जो है कह सकते हैं कि इसका जवाब जो है वो हाइपोथेसिस है। अगर अवेलेबल में वेरी फर्स्ट यही हमारा होगा तो उस सूरत में। अच्छा, 3R इंक्लूड्स, 3R से क्या मुराद है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स। एक और जगह पे भी 3R यूज होता है, वो कौन से हैं जी? सर रीड, रिसाइट एंड रिकॉल। रिव्यू नॉट रिकॉल जी। ये 2 जगह पे यूज़ होता है। एक आपने टर्म पढ़नी है MNSQR3, ठीक है? तो सॉरी MNS नहीं, SQ3R, ठीक है? सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो अगर तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें या तो जो ऑप्शंस होंगे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक होगा या रीड, रिसाइट एंड रिव्यू होगा, ठीक है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो 3R है ये टीचिंग लर्निंग टेक्निक है, वो 4R भी है। 3R की बात हम कर रहे हैं ना कि 3R 2 हैं, तो इसलिए 2 जगह पे आएगा, तो इसलिए मैं उसका डिफरेंस बता रहा हूँ। अब अगर तो आए सवाल इस तरह के 3R जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? किस में? टीचिंग एंड लर्निंग में। तो वो ये 3 हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इनको बेसिक लर्निंग जो हैं मेथड्स कह सकते हैं आप, बेसिक लर्निंग टूल या मेथड्स भी कहा जाता है इन 3 को। और जो वो है ना सर्वे क्वेश्चन SQ3R, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, वो बेसिकली रीडिंग एंड मेमोराइजेशन के हैं। वो किसके हैं? रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, रीडिंग एंड मेमोराइजेशन के होंगे वो 3। अच्छा जी, उसके बाद है आई वेंट स्ट्रेट टू माई फैमिली, जीके का क्वेश्चन है। नॉलेज एंड इट्स वैलिडिटी इज रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। एपिस्टेमोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस हैं फिलोसफी की। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेट करती है, एक्सियोलॉजी वैल्यूज से, ब्यूटी से रिलेट करती है, और ऑन्टोलॉजी रियलिटी से रिलेट करती है। इसका दूसरा नाम मेटाफिजिक्स भी है। ये क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर में। इसी तरह टू ब्रेक समथिंग इनटू इट्स पार्ट, ये जो अभी हमने पढ़े हैं ना कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, तो ये हार्ट्स में आता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस कहते हैं एक चीज़ को उसके कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड कर देना और उनको फिर दोबारा मिला लेना, इसको कहते हैं सिंथेसिस, टू मेक न्यू होल, ठीक है? और ये भी उसी का है, कॉग्निटिव डोमेन का है। टू समथिंग दैट अर्ज टू एन एक्शन इज़ नाउन एज स्टिमुलस। वो कोई भी चीज़ जो हमें किसी काम करने के लिए अर्ज करती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये जो है वो इंटरनेट के लिए इज़ यूज थ्रू इंटरनेट, वेब बेस्ड एड्रेस या वेब डिज़ाइन। कंप्यूटर का है आप में से कोई यहाँ पे? यस सर। इसका जवाब इंटरनेट ठीक है या वेब एड्रेस ठीक है?
क्योंकि ये सर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नहीं वो ठीक है, इंटरनेट के थ्रू वेब आप सर एड्रेस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट ही है। ठीक है, यानी मतलब ये जवाब ठीक है। सर वेब 99 एड्रेस तो क्वेश्चन, हमेशा www से स्टार्ट होगा। सॉरी क्या कह रहे हैं? सर इंटरनेट ही ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। उसका आपने मुझे बताना है, वो जो क्वेश्चन है ना हमारा, उसका लाजमी बताइएगा। अच्छा, बुक ऑफ सर सैयद जी सर, अहमद मैं खान बताऊँ। रिलेटेड टू आर्किटेक्चर वाज आसारुस्सनादीद। तो आसारुस्सनादीद जो है इनकी किताब जो है वो इसका जिक्र क्वेश्चन पूछा गया था, खुदा गंजे को नाखन न दे। इसका जवाब था कम ज़र्फ़ और कमीने आदमी को अख्तियार न मिले। ये हमारा पहला पेपर था। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए।